हेलो साथियों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था, यानी इस समय हम देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महलवाड़ी व्यवस्था, ये तीन जो है हमारा जो है इस समय आया था। तो पिछले हम वीडियो में मैंने अलग अलग करके रूप में बताने का प्रयास किया हूँ। आज मैं तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये तीनों का जो है बारी बारी से हम देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त को क्या हम बोलते हैं, जमींदारी या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये भारत के जो ये ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% क्षेत्रों में लागू हुआ था। यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का वाराणसी का कुछ और कुछ गाजीपुर और उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में यह लागू हुआ था। तो गवर्नर जनरल जो है इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही जो है 1790 में 10 साल यानी 10 साल के लिए जो है बंदोबस्त लागू किया था। लेकिन 1793 ईस्वी में जो है यह बंदोबस्त जो है अस्थाई बंदोबस्त के रूप में परिवर्तन कर दिया। 1791 में जो है ये वसूल किए गए जितने भू राजस्व था उसका आधार बनाया और उसी को लेकर देखते हैं उस समय 2,68,00,000 इसको जो है आया। तो जेम्स ग्रांट ने भी जो है भूमि का एक स्वामित्व कंपनी को जो है, जबकि सर जॉन सॉर ने जो भूमि का स्वामित्व जमींदारों को सौंपने सुझाव दिया, यानी इनके सलाहकार के रूप में था। सर जॉन सॉर का जो है मानना था कि यह जो है व्यवस्था 10 वर्षों के लिए हो, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसको जो है अस्थायी करने का पूरा पक्ष में था। अंत में देखते हैं कि 1790 में जो है 10 वर्ष के जो लागू किया गया था, उसी को जो आधार वर्ष जो था, आधार वर्ष को मान करके 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी कर दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्रों पर जो अंग्रेजों का जो अधीन था। तो हम लोग जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों को दीवानी दिया था। क्या क्या दिया था? बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव दिया था। इसी तरह जब लॉर्ड क्लाइव जो है 1762 में जब राजस्व के लिए एक नया नियम बनाया, एक नियम निकाला लॉर्ड क्लाइव ने, वो वह क्या था? इजारेदारी व्यवस्था था, जिसको ठेके पर दिया जाता था। तो उस समय उन्होंने नियम लगाया था। बक्सर के युद्ध जब साल द्वितीय से जब दीवानी जब 1765 में अंग्रेजों को मिला इलाहाबाद की संधि के तहत, तो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी था और द्वैत शासन प्रणाली लागू हो गया था। इसी समय इजारेदारी जो व्यवस्था था वह लागू हुआ और क्लाइव ने जो है 3 वर्षों के लिए रखा था। ये इजारेदारी व्यवस्था 3 वर्षों के लिए रखा। लेकिन इस समय जो है हमारा दीवान जो था सिताब राय और रजा, सिताब राय जो बंगाल के एरिया था और रजा खान जो है ये हमारा जो है बिहार के एरिया, तो दीवान नियुक्त किया था। 1772 ईस्वी तक यह जो है चली, या जो है 1791, 1771 और 72 के बीच में उस समय जो है अकाल पड़ा था, भारी अकाल पड़ा था, जिस कारण से टैक्स भी अधिक लगाया गया था। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स से 1772 ईस्वी में नियुक्त होकर आया। तो उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल जो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब जो दीवान था वो दीवान की समाप्त कर दिया, दीवान का पद समाप्त कर दिया। उन्होंने जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है की स्थापना किया और उसी के तहत देखते हैं कि 1772 ईस्वी में एक 5 वर्षीय प्रणाली लागू किया गया, जिसको हम लोग इजारेदारी व्यवस्था यानी ठेके पर दी जाने की जो व्यवस्था थी इजारेदारी, उसी 5 वर्षीय प्रणाली उन्होंने लागू किया था। 1778 ईस्वी में एक 5 वर्षीय फिर से जो है 1 साल के लिए यानी एक 5 वर्षीय प्रणाली लागू किया और उसके अंतर्गत क्या था? भूमि की नीलामी प्रतिवर्ष की जाने लगी। और इस तरह से अंतिम रूप से देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल 1786 में बन के आते हैं। तो इन्होंने जो 10 वर्षीय व्यवस्था लागू किया, फिर जो सर जॉन सॉर ने जो है कॉर्नवालिस को 1789 में अस्थाई का प्रचार करने, अस्थाई का जो प्रबंध करने का विचार दिया। लेकिन अंत में 1793 में कॉर्नवालिस ने भूमि को अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। तो आइए देखते हैं मुख्य बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन सॉर थे और जेम्स ग्रांट थे। इनके सलाहकार जितने भी सारे थे, ये 1793 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, अवध का कुछ क्षेत्र भाग था, गाजीपुर जिसको कुछ क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में
तो अंग्रेजों के अधीन भूमि का कितना था, 19% था, याद रखेंगे 19%। और किन किन क्षेत्रों में जमींदार को जो है भूमि का जो है मालिक माना गया, और जमींदार भूमि को बेच या दान या गिरवी रख सकता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, राजस्व दर 10/11 भाग अंग्रेजों को मिलता था और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। इसका जो पैमाना आधार वर्ष था 1790 से 91 को ही आधार वर्ष माना गया था। एक इसमें था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुने, सूर्यास्त का नियम इस पर लागू किया गया था। सूर्यास्त का नियम क्या था कि जो कंपनी को एक जमींदारों को एक जो है निश्चित तय किया गया था, यानी राजस्व जमा कर देने का एक समय तय किया गया था। यदि उस समय तय के समय के साथ जो है, यानी यदि उस दिन के शाम तक अगर सूर्यास्त तक अगर चुकता ना करे तो तत्काल जमींदारी व्यवस्था समाप्त होती है। यही सूर्यास्त का नियम जो है इस समय लागू हुआ था, 1794 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इस तरह से ये अस्थायी बंदोबस्त जो है यह लागू किया गया इन क्षेत्रों में। अब हम देखते हैं कि इनको जो अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया गया, एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया गया जो अंग्रेजों के प्रति क्या है, वफादार बना रहा। क्या है, अंग्रेजों को जो है, अंग्रेजों ने एक वफादार यानी जमींदार को वफादार बना के रखा। इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ, इससे कंपनी की आय में सुनिश्चित हो गया, क्योंकि कंपनी को जो है उसकी आय तो सुनिश्चित कर दी गई कि जमींदार को जो है उतना रकम देना है उसको, इसीलिए सुनिश्चित हो गई। अंग्रेजों की भूराजस्व में वृद्धि हुई, यानी अंग्रेजों का जो है टैक्स से बहुत उसका वृद्धि हुआ और उससे जो है खजाना भर गया। लेकिन कृषकों की हानि हुआ। क्या कृषकों की हानि हुआ, अब हम देखते हैं कि नई जमींदारी वर्ग का जो जन्म हुआ तो रैयत या किसानों पर क्या ध्यान नहीं दिया गया। ये कभी किसानों की जो है उसकी गरीबता, उसकी जो समस्या थी, उस समस्या पर उनका ध्यान नहीं दिया जमींदार को। जमींदार जितना हो सके लूट खसोट करके और कंपनी को दिया, और कंपनी को जितना चाहिए था उसको मिला, और उसको जो है जमींदार को जितना 1% जो टैक्स था उसको तो मिला ही। तो नए जमींदार कृषकों से जितना चाहे कर वसूल कर सकते थे, अतः कृषकों का आर्थिक शोषण बढ़ गया और धीरे धीरे जो है या जो है मजदूर के रूप में आगे जो है परिवर्तित हो गया। ये हम देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त था। अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से यहाँ एक साथ कर दिए ताकि जो है आपको नोट करने में, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं रैयतवाड़। एक हम और थोड़ा बताएंगे कि अस्थायी बंदोबस्त कंपनी व जमींदार था बिचौलिया में ये, उसके बाद किसान था इसमें। इसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी और सीधे किसान के साथ जो है ये टर्म था। ये बहुत याद रखेंगे कि टर्म जो है कंपनी और किसान के साथ सीधा उसका संबंध था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये हम देखते अस्थायी बंदोबस्त, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी द्वारा किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया जो लगान, जो टैक्स था, समझौता था, यही रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों यानी रैयतों से जो है व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप से लगान समझौते किया गया था। इस व्यवस्था में सबसे पहले देखते हैं मद्रास का क्षेत्र, बम्बई का क्षेत्र, असम और पूर्व के क्षेत्रों में ही जो है लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश का कितना था, यानी 51% भाग था, क्योंकि सबसे अधिक था इसी में। और इस प्रकार का यह व्यवस्था जो सर्वाधिक क्षेत्रों में जो है प्रसारित किया गया था। इस व्यवस्था में देखते हैं 1792 में 12 महल का क्षेत्र में कर्नल रीड द्वारा जारी किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत और देखते हैं अनुमानित राजस्व कितना था, 50% भू राजस्व के रूप में सुनिश्चित किया था। 1820 इसमें मद्रास के में जो टॉमस मुनरो थे उन्होंने ये व्यवस्था लागू किया था। 1825 में जो है बम्बई के जो है एलिफेस्टन ने लागू किया था। उन्होंने जो क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार जो अनुकूल जो है बनाया था उन्होंने बम्बई में। 1825 से लेकर 28 तक जो है बम्बई में एक जो है प्रिंगल के द्वारा जो है एक सर्वेक्षण कराया गया था। और बिगनेट और गोल्ड स्मिथ भी बम्बई में भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा रहा। इन लोगों ने जो है साथ देने का पूरा प्रयास किया इन लोगों ने भी। और हम देखते हैं इस उपज के किसानों को उपज का 1/2 भाग ही जो भू राजस्व के रूप में देना था। लेकिन लगान की अदायगी ना होने पर जो है भूमि जब्त भी की जा सकती थी। लगान की अदायगी प्रत्येक जो है 30 वर्ष के बाद जो है पुनः समीक्षा करने की बात भी कही गई थी। इसमें सरकार एवं किसानों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था इसमें।
भूमि का स्वामित्व जो था वह किसानों को दिया गया था, जिसमें भूमि का जो बिक्री कर सकता था, गिरवी रख सकता था। तो देखिए मुख्य मुख्य बिंदु पर 1792 में कैप्टन रीड ने जो है बारामहल का क्षेत्र जो प्राप्त किया था। तो बारामहल का जो क्षेत्र है वो बारामहल का क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है हम देखते हैं कि जब जो है हम टीपू सुल्तान के साथ जो है हम जो युद्ध हुई थी तृतीय आंग्ल जो है युद्ध जो हुआ था, तो उसमें से में बारामहल का जो क्षेत्र था वही क्षेत्र पर इन्होंने लागू किया था। और यह मद्रास, इसके बाद थॉमस मुनरो मद्रास गवर्नर 1820 में पूरे मद्रास में जो है लागू किया गया। यानी पूरे मद्रास में 1820 में पहले जो है, क्योंकि थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, तो मद्रास में लागू हुआ। तो ये कौन कौन क्षेत्रों में हुआ था? बम्बई, मद्रास, कुर्ग और असम के क्षेत्रों में। तो ये 51% भूमि पर जो है लागू किया था। अंग्रेजों के अधीन में जितना भी था उसका क्षेत्रफल का कितना 51% पर लागू था, और हमारा जो है अस्थायी बंदोबस्त में 19% पर लागू था। इसमें हमारा देखते हैं कि शुरू में लगान की दर कितनी थी? 1/3 भाग थी, लेकिन 1855 ईस्वी तक लगान की दर कितना हो गया? 50% हो गया। कंपनी का उद्देश्य था कि अधिक आय हो, कृषकों का लाभ हो, इसीलिए जो है कंपनी और किसान के साथ सीधा संपर्क था। कंपनी का उद्देश्य था, यानी किसान क्या था? भूमि का मालिक था। तो हम देखते हैं कर वृद्धि से क्या हुआ? भार रैयत पर प्रभाव पड़ा। सबसे पहले इस पर यह था कि इसमें भार जो है रैयत यानी किसानों पर पड़ा कर वृद्धि से। कहीं कहीं तो जो है 68% तक भी वसूला गया था। यहाँ पर देखते हैं अधिक वसूली से क्या हुआ? किसान जो क्या हुआ? वह कर्ज में डूब गया और ऋण के कुचक्र में जो फंसना स्टार्ट हो गया, और कृषि क्या हुआ? अंततः जो कृषि मजदूर में परिवर्तन होने लगे। तो इसी तरह था एलिफिंस्टन महोदय जो था वो 1819 और 23 तक बम्बई के गवर्नर थे। उन्होंने उनका आयुक्त था जो था वो चैपलिन की सहायता से ही व्यवस्था को लागू किया था। और क्योंकि यहाँ पर भी देखते हैं कि इस समय में जो इनका जो मदद के लिए जो था वो बिगनेट और स्मिथ भी था इनके साथ में, और प्रिंगल महोदय ने जो है वो सर्वेक्षण किया था, इसका साथ में सहायता दिया था। 30 वर्ष तक यह व्यवस्था मुंबई के लागू रही, और 1868 में पुनः जो है भू राजस्व में कार्य का फिर से पूरा का जो है कार्य किया गया इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था, ये कंपनी और महल यानी गांव के साथ ये क्या था? कंपनी के साथ जो है और महल यानी ग्राम के साथ क्या है? भू राजस्व समझौता किया गया। इस व्यवस्था के तहत क्या था कि भू राजस्व समझौता रैयत और जमींदारों के साथ नहीं बल्कि गांव के सभी पट्टेदारों के साथ की जाती थी। यानी सभी पट्टेदार जितने भी किसान थे सभी एक साथ सामूहिक रूप से जो है पट्टेदारों के साथ जो है समझौता किया जाता था, और वही था हमारा महलवाड़ी व्यवस्था। यानी महलवाड़ी यानी महल मतलब पूरे ग्राम। तो कंपनी जो था भूमि का मालिक था। महल का मतलब कि सामूहिक रूप से लगान की वसूली करेगी, और सम्मिलित लोग ही भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यानी जितने भी शामिल होते थे सभी उत्तरदायी होते थे। लगान की दर जो है यहाँ पर देखते हैं कि अनुमानित दर जो है दर पर आधारित था, और दर बहुत ऊंच भी था, 80% तक था। समय समय पर निर्धारण भी किया जाता था। लेकिन 1833 ईस्वी के रेगुलेशन जो है 9 के तहत जो है मार्टिन बट जो है इन्होंने ये व्यवस्था को जो है एक नया नवीनीकरण किया था इन्होंने। इसके तहत इस व्यवस्था के तहत जो है विभिन्न प्रकार की जो भूमि को भिन्न प्रकार का औसत निकाला इन्होंने। अब पहली बार किसी व्यवस्था में भू राजस्व निकालने के लिए खेतों के मानचित्र बनाया और पंजियों का इस्तेमाल किया इन्होंने। इस व्यवस्था में मार्टिन बट को जो है के अधीन में ये लागू किया गया था, और इस उत्तर भारत का भू राजस्व व्यवस्था का जो यानी 66% कितना 66% पर जो है लागू किया था। लेकिन यह भी जो है महलवाड़ी व्यवस्था का जो था 66% ये भी निश्चित किया गया था, और ये 30 वर्षों के लिए व्यवस्था लागू किया गया था। लेकिन इसके बाद एक आए जेम्स टॉमसन आए तो इनसे कम कर दिया गया। क्यों? उन्हें अधिक लग रहा था, क्योंकि 66% भाग जो था टैक्स बहुत अधिक था। एक नियम लगाया था सहारनपुर नियम जो है उसके अनुसार जेम्स टॉमसन ने जो इसे 50% कर दिया था। यानी जेम्स जो है टॉमसन
जॉन थॉमसन से कितना कर दिया, 50% जो है इन्होंने लागू कर दिया गया था। तो कहीं कहीं जो है 80% था। समय का निर्धारण कोई समय समय पर होती रहती थी। 1833 के अधिनियम के 9 के तहत ये लागू किया था। तो अब ये देखते हैं कौन कौन क्षेत्रों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत के अंतर्गत था, और एक मध्य प्रांत जो था वह एमपी का जो क्षेत्र था। यह कितने प्रतिशत पर लागू था, ब्रिटिश का अधीन का जो है क्षेत्रफल का 30% है ना। तो इसके हॉल्ट मैगेजी ने जो 1822 में ये फिर बाद में 50% जेम्स थॉमसन के 50% किया था। तो फिर जाकर के हॉल्ट मैगेजी ने भी 1822 में 50% दर्ज किया गया था। इसमें परिणाम क्या हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यवस्था को लाने में सरकार से सीधा संपर्क भूमि पर स्वामित्व और भूमि की उर्वरता, भूमि की पर स्वामित्व और भूमि की उर्वरता बनी रहे, लेकिन भू राजस्व निश्चित नहीं होने के कारण ग्रामीण समाज का विकास नहीं हो पाया। कहीं कहीं 80% था, अनुमानित दर पर आधारित था, 66% था, कहीं 50% भी था। तो इस तरह से अनुमानित दर नहीं होने के कारण, यानी भू राजस्व निश्चित नहीं होने के कारण ये ग्रामीण समाज का विकास नहीं हो पाया। इसका प्रभाव क्या हुआ कि बिक्री एवं हस्तांतरण की वस्तु बन गई, यानी जो भूमि था वह बिक्री होने लगी, हस्तांतरण एक दूसरे पर जो है जाने लगी। कृषक जो है अपनी भूमि पर ही मजदूर बन गए। जो किसान था वह कुचक्र में जब फंस गए, पूरी तरह से बुरी हालत हो गई, तो वह अपनी जमीन पर जो है वह खेती करना, यानी उसका मजदूर बनना प्रारंभ हो गया। महाजनी और कर्ज व्यवस्था में इतनी बढ़ गई कि किसानों का अधिक शोषण हुआ। महाजन कर्ज व्यवस्था में बहुत बढ़ा, और कृषि में ठहराव आया, उपज में कमी आई, खाद्यान्न का अभाव आया, और अकाल से लोग शिकार भी हुए। तो ये सब परिणाम इसका हुआ, प्रभाव जो है। तो ये देखिए हम जो है ये अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो किसने लागू किया था, जो सर जॉन और जेम्स क्रोट और लॉर्ड कॉर्नवालिस था अस्थायी बंदोबस्त का। तो रैयतवाड़ी कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो मद्रास गवर्नर थे, इन दोनों मिलकर जो है काफी किए। और महलवाड़ी में जो है मार्टिन बर्ड थे इसमें। तो ये हम देखें, और इसमें था कंपनी जमींदार और किसान के साथ था, और ये कंपनी किसान से सीधा था। ये कंपनी और महल यानी पूरे गांव को उसको लेकर था, सीधा संपर्क था। इसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, अवध का कुछ क्षेत्र भाग, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र था। इसमें बम्बई, मद्रास, कुर्ग और असम का क्षेत्र था। और इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत का कुछ क्षेत्र था। इसमें इस लागू किया गया था। तो ये सब हमको ध्यान देना है। और ये अंग्रेजों के अधीन का भूमि का जो क्षेत्रफल जो भूमि था 19% था, और हमारा इसमें कितना था 51% था हमारा रैयतवाड़ी में। महलवाड़ी में कितना था, यानी 30% पर लागू था। यही सब हम लोग जो ध्यान में रखेंगे। और ये जो नियम था इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, और इसी को आप नोट्स भी बनाना। पिछले वीडियो में मैंने पिछले जो है एक एक करके पार्ट्स करके बनाया था, अब एक जगह में बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आसानी से समझ सके। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।